ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, परिवार, और स्पेशली संयुक्त परिवार। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंडिया का, आपको पता है पूरी दुनिया में केवल ये भारत में पाया जाता है, संयुक्त परिवार दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता, दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। इसीलिए ना जो ब्रिटिश थ्योरी है वो भारत पे आके फेल हो गई, कि 70 लोगों को कहता है मेरा परिवार, वहां मियाँ बीवी और बच्चे के अलावा कोई परिवार ही नहीं होता। तो थोड़ा सा परिवार होता क्या है समझ लीजिए। परिवार होता है, ये जो गोल होती हैं इनको स्त्री कहते हैं, ये जो ट्रायंगल होते हैं उसको पुरुष कहते हैं। इसका मतलब विवाह होता है और इसका मतलब बच्चे होते हैं। तो इस परिवार की कैसी संरचना है, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। अगर ऐसे काट दिया जाता है तो इसको तलाक या विधवा या विधुर हो जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसके बगल में अगर ऐसे बना दिए तो ये इसकी बीवी हो गई, ये इसकी बहू हो गई, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसी को परिवार कहते हैं, ठीक है ना। तो परिवार की डेफिनेशन क्या होती है, परिवार की डेफिनेशन ही यही होती है कि रक्त एवं विवाह संबंधियों का समूह। किसका, रक्त संबंधी और विवाह जो पति पत्नी होते हैं, रक्त एवं विवाह संबंधियों का समूह जो एक आवास में रहते हुए आर्थिक सहयोग करता है, साथ में जो उनके उत्पन्न बच्चे होते हैं उनके लालन पालन का की जिम्मेवारी निभाता है। सरल भाषा में इसी को परिवार कहते हैं। जैसे आप लोग भी 2 रूममेट्स हैं, वो परिवार नहीं है, क्योंकि ना तो आप में रक्त संबंध है ना तो आप में विवाह संबंध है। तो बाकी तो बहुत सारे लोग एक ही घर में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन कम से कम एक कपल ऐसा होना चाहिए जिसमें या तो रक्त संबंध हो या तो विवाह संबंध हो, उसी को हम परिवार कहते हैं। क्या मैं परिवार समझा पाया, ठीक है, लिख लीजिए। देखिए परिवार, परिवार अंग्रेजी के फैमिली शब्द से बना है, जो लैटिन शब्द, जो लैटिन शब्द, लैटिन लैटिन, अरे ये वाला वो वाला नहीं जो सोच रहे हो, लैटिन शब्द, जो लैटिन शब्द फैमुलस का पर्याय है। फैमुलस, फैमुलस का पर्याय है, फैमुलस का पर्याय है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है पुरुष, महिलाएं, बच्चों एवं दासों का समूह, दास, दासों का समूह, ठीक है। तो फैमुलस वर्ड का जो लिटरल मीनिंग होता है यही होता है, ठीक है। पैराग्राफ बदलिए। परिवार से तात्पर्य, परिवार से तात्पर्य रक्त एवं विवाह संबंधियों, रक्त एवं विवाह संबंधियों के, रक्त एवं विवाह संबंधियों के एक ऐसे समूह से है जो आर्थिक सहयोग, जो आर्थिक सहयोग के साथ साथ बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था करते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स या रूममेट्स और फैमिली में अंतर होता है। फैमिली में एक कपल ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके बीच सामाजिक मान्यता प्राप्त संतानोत्पत्ति की अधिकार होने चाहिए, ठीक है ना। वो करे ना करे अलग मामला है, ठीक है। इसी को परिवार कहते हैं। आपको पता होगा कि परिवार सार्वभौमिक होता है, दुनिया की कोई ऐसी समाज नहीं है जहां लिखे, ठीक है। परिवार एक, परिवार एक
तुम लोग पैराग्राफ भी नहीं बदलते, डिफिनेशन के बाद तो पैराग्राफ बदलेगा ना, इसने नहीं किया। इसे 100 रुपये ले लो, नाश्ता कर लेना तुम लोग। लेकिन परिवार है ये नहीं है तो पेटीएम तो होगा ना। लेकिन परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, सार्वभौमिक संस्था है, परंतु परिवार की संरचना सार्वभौमिक नहीं होती, परंतु परिवार की संरचना, स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी में खूब सारे लोग होते हैं। संरचना, स्ट्रक्चर सार्वभौमिक नहीं होती, परंतु उनके प्रकार्य, प्रकार मत लिख देना, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन, उनके प्रकार्य, प्लीज प्रकार मत लिखिएगा, प्रकार्य, प्रकार्य सार्वभौमिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक जो दुनिया में हर जगह जो फंक्शन है फैमिली का, हर जगह फिक्स होता है। ठीक है, पैराग्राफ बदलिए। परिवार के 4 सार्वभौमिक प्रकार होते हैं। कमेंट करते हो तो फिर पढ़ते और लिखते कब हो टाइम लोग? आप आपस में भी लड़ लेते हो। क्या लिखा? परिवार के 4 प्रकार होते हैं, 4 फंक्शंस होते हैं। पहला, एक तो आपस में लड़ना नहीं, तो ये सार्वभौमिक नहीं है। बहुत बढ़िया, देखो यही तुम लोग की जो होशियारी है ना, ये तुम्हें कहीं लेके जाएगी। ठीक है ना, पकड़ लिया। नहीं तो ये दूसरे क्लास में लिखाते हैं लड़ना, बैल बुद्धि नहीं होना है। पहला, यौन नियमन, सेक्सुअल रेगुलेशन, यौन नियमन, सेक्सुअल रेगुलेशन इंग्लिश में लिखना चाहें तो हमारे जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होते हैं उसको रेगुलेट करती है फैमिली। यौन नियमन, सेक्सुअल कंट्रोल बोलते हैं, सेक्स रेगुलेशन। दूसरा, प्रजनन, बच्चे पैदा करना। इसमें तो हम लोग पीएचडी हैं, पता ही है। लगभग दुनिया के नंबर 1 देश हो ही चुके हैं, कि होने वाले हैं, कि हो गए। अरे बधाई हो, बहुत 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 बधाई आप लोग। किसी चीज में तो नंबर 1 हुए। अर्थव्यवस्था चाहे 5 नंबर पे रहे, लेकिन जनसंख्या 1 पे होना चाहिए। यही एक पिछड़े हुए थे जो हम लोग को ना चाइना दबा रहा था। अब देखो अब कैसे चाइना से हम लोग लद्दाख और सब वापस लेते हैं। अब क्या, अब हो गए नंबर 1। चाइना को चिट्ठी उट्ठी लिखो कि भाई वो जो जमीन वाली है लौटाओ, लिखो लिखो जल्दी। दूसरा, प्रजनन। तीसरा, आर्थिक सहयोग, पिताजी कमाएंगे फिर हम सब खाएंगे, आर्थिक सहयोग। ठीक है ना, सहयोग। और चौथा, लालन पालन। अभी आपकी की जा रही है, बाद में आप करेंगे, करेंगे ना। ये फैमिली के 4 यूनिवर्सल फंक्शंस है। ठीक है ना यार, मुझे तो खुशी के मारे रहा नहीं जा रहा है कि हम लोग नंबर 1 हो गए। फाइनली जो हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत की वो आज दिख रहा है। पूर्वजों ने दिखा दिया कि हम किससे कम नहीं है। चाइना को इस बात का बड़ा अकड़ था, है ना। और भगवान ने चाहा तो देख लेना, अभी तो रेस से इतना ही होगा। अब चाइना हमसे डर के टू चाइल्ड पॉलिसी लेके आ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि अभी हमारे यहाँ अभी पॉलिसी में 4 तो कम से कम रखना ही है। माशाअल्लाह, है ना। ठीक है, ये 4 यूनिवर्सल फंक्शंस हैं। ठीक है, पैराग्राफ बदलिए। देखिए, परिवार 2 प्रकार के होते हैं। परिवार 2 प्रकार के होते हैं। परिवार 2 प्रकार के होते हैं। हमारे गांव में एक पांडे जी हैं, तो पांडे जी के ना हर साइज के बच्चे हैं। मतलब गांव में कोई मरा, किसी का भोज हुआ, अगर पांडे जी के घर के बच्चे नहीं आए हैं तो आप समझिए कि वो एक तरफ का पूरा वो जो नीचे बिस्ता है ना, वो खाली रहता है। फिर जब उसके घर के बच्चे आते हैं तो हर बच्चे के गोद में एक बच्चा होता है जो उसके भाई या बहन होते हैं। ठीक है, तो एक दिन ऐसे ही हमने गांव में ऐसे ही भाई टाइम पास कर रहे थे, तो हमने कहा जानते हो दुनिया में एक देश है
आइसलैंड नाम सुना होगा आपने। वहां पे है कि अगर एक बच्चा पैदा करोगे तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, और जितने ज्यादा बच्चा पैदा करते रहोगे तो सरकार आपको उतनी पैसे बढ़ाते रहती है। तो गांव का एक आदमी कह रहा है, अरे मर्दे तो या तो पणैया रहित तो करोड़पति हो गए रहित। सच्ची बता रहे हैं, कोई भोज हो रहा है, अगर आपका वो पूरा जो नीचे है खाली है, तो समझिए कि अभी पांडे के यहाँ या तो न्योता नहीं पहुंचा है, या पांडे से इनका नहीं चलता है। और जैसे ही पांडे के बच्चे आते हैं पूरा एकदम पैक। क्या है यार, समझे? पांडे रिश्ते में हमारे चाचा लगते थे, तो जब जाता था तो पता चला कि तेरा भाई हो के अलावा। चाची से हमने कहा, चाची थोड़ा हमें भी ब्रेक दो। कितना भाई? दो प्रकार के होते हैं। पहला, नाभिकीय परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। नाभिकीय परिवार, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, इसको कहते हैं नाभिकीय परिवार। ठीक है? क्या हुआ? नहीं बनाओगे? काहे? तो क्यों नहीं बनाओगे? नहीं बनाओगे तो पूरा लिखना पड़ेगा, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। ठीक है? गलती से इधर कुछ मत बना देना, नहीं तो ये घर जमाई हो जाएगा। यहां बनाए तो घर जमाई, और यहां बनाए और यहां कुछ नहीं बनाए, इसके अंदर बाहर चली जाएगी। ठीक है? तो ये होते हैं नाभिकीय परिवार। ओए, ठीक है? और दूसरा होता है विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, विस्तृत। अरे लिखो हम जो कह रहे हैं, एक्सटेंडेड, विस्तृत परिवार। और विस्तृत परिवार दो तरह का होता है। ठीक है? विस्तृत समझाऊं? जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं वो दो तरह की होती है। देखिए, एक होता है बहुविवाह के कारण। अगर एक इंसान एक से ज्यादा शादी कर लेगा तो उसका बहुविवाह होगा। आपने धर्मेंद्र का नाम सुना है? ये कौन है? ये कौन है? हेमा मालिनी? ये धर्मेंद्र है, फिल्म स्टार। तो ये कौन है? मैं एग्जैक्टली नाम बोल रहा हूं, सम देओल हैं, जो सन्नी और बॉबी की मां है। ये कौन हो गए? सन्नी और बॉबी। ठीक है? फिर ये कौन हो गया? और ये कौन हो गया? ईशा देओल और हना देओल। ठीक है? ये परिवार कैसे बनेगा? ऐसे, ऐसा ही है ना ये परिवार। तो ये धर्मेंद्र का क्या है? विस्तृत परिवार। अगर मान लीजिए उन्होंने एक और शादी की तो एक और ऐसा बनता जाएगा। क्लियर हो गया? ये लगभग दुनिया में कई जगह पाई जाती है, हमारे यहाँ ये नहीं पाई जाती है। हमारे यहाँ दूसरे तरह का विस्तृत परिवार पाया जाता है। क्या ये विस्तृत परिवार समझ गए? ये ऐसे विस्तृत परिवार बनते हैं, उसको बोलते हैं बहुविवाह के कारण। बहुविवाह, ठीक है ना? विवाह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलीगैमी। पोलीगैमी के कारण। ठीक है? तो जब एक से अधिक आदमी शादियां करता है, फिर उसके अलग अलग घर होते हैं, वो आता जाता रहता है। ठीक है ना? तो एक व्यक्ति ने 4 शादियां कर ली, तो किसी ने इसकी तरह किसी ने पूछा कि भैया आपने 4 शादी तो कर ली है, लेकिन ये आप कहां कब रहोगे, डिसाइड कैसे होता है? बोला बहुत आसान है, हम लोग खाना खाने के बाद हमारी चारों पत्नी आपस में लूडो खेलती हैं, फिर जो जीतता है मैं उसके साथ जाता हूं। हमारे यहाँ का नियम फिक्स है। तो ऐसे परिवारों को क्या कहते हैं? बहुविवाह। बहुविवाह के कारण विस्तृत परिवार। ठीक है? ये क्यों खुश हो रहा है? ये ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि हाँ अब हमको आइडिया मिल गया कि कैसे सब मैनेज करना है। और दूसरा होता है, लिखिए, पीढ़ियों की, मैं सही लिख रहा हूं क्या? ये सही लिखा है मैंने? सही है? पीढ़ियों ऐसे लिखते हैं? पक्का? पीढ़ियों की
गहराई के कारण, पीढ़ियों की गहराई के कारण। ठीक है, तो किसके दादाजी जीवित हैं? तो ये हो गया दादाजी। ठीक है, ये विकेट है कि गिर गया? है। यहां पहले बुआ है कि पापा है कि ताऊ जी हैं? ये हैं पापा, उसके बाद चाचा, उसके बाद बुआ, उसके बाद ठीक है ये मम्मी। अब यहां का लिस्ट बताओ, जनगणना। सच्ची, झूठ तो नहीं बोल रहा? पहले भैया है कि पहले तुम हो? फिर इधर भैया है, इधर, इधर, बस। चाइना फिर आगे निकल जाएगा, बता दे रहे हैं। चाचा से बोलो कि चाचा इतनी मुश्किल से देश आगे गया है। ठीक है, ये आगे। तो जब 3 पीढ़ी और उससे अधिक लोग एक घर में रहते हैं, उसी को कहते हैं ये विस्तृत परिवार है। ठीक है, अभी इस समय इसका क्या हो गया है? विस्तृत परिवार। ठीक है ना, समझ में आए? चलिए देखिए क्या लिखा। नहीं भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट इनिंग में लीड ले लिया तो अगले इनिंग में जीत जाएंगे। आपकी पीढ़ी पे भी यह दबाव है कि कम से कम चाइना से हम लोग का 30 करोड़ ज्यादा हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे सोचें इस विषय पे। क्या होगा फिर? खान सर बीच में एक और पटरी डालेंगे, दुतल्ला कोचिंग बनेगा, और क्या होगा भाई? ये भारत की सबसे बड़ी क्लासरूम में बैठे हो, लेकिन अब भाई मान लो 30 करोड़ और बढ़ गया, तब यहीं से क्या होगा कि इसके सर के एक प्लेट ऊपर से कोई ढलाई होगा, मचान होगा। हाँ, तो ऐसे डबल डेकर बस चल रही है, डबल डेकर रोड हो गया, डबल डेकर ट्रेन हो गई, तो अब डबल डेकर क्लास चलेगा, और बढ़ जाएगा, 3 तल्ला बनेगा। तो जो बीच वाला है वो लेट के पड़ेगा। गरीब रथ में था ना बीच वाली सीट, ऑनलाइन पड़ेगा। नहीं नहीं, जिसका मन है तो यहीं पे ऐसे ही रहेगा कि बीच वाला क्या इतना रहेगा, वो ऐसे लेट के पड़ेगा, उसका 75 रुपया रहेगा। क्या रहेगा? विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार का फोटो बनाइए, लिखिए पीढ़ियों की गहराई के कारण। अब जो कह रहा हूं वो सुनिएगा, लिखिए उसके नीचे लिखिए, ये फोटो बन गया ना, केवल ये ब्रैकेट में लिखिए 3 पीढ़ी प्लस। 3 पीढ़ी प्लस जब होता है तो पीढ़ी की गहराई मानी जाती है। हमने कहा था ना कि जो लास्ट विकेट जब तक गिरेगी नहीं ना, व्यवस्था सुधरेगी नहीं। मान लो किसी दबाव में शादी हो गई तुम्हारी, कुछ लोगों की हो गई होगी, अब शादी हो गई, चलो एक जिम्मेवारी खत्म हो, अपना पढ़ो। ठीक तुम्हारे दादाजी को एक दिन खांसी आएगा और तुमको बुलाया जाएगा, तो एक बार पोता के मुंह देख लेती, इतना इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। अब मान लो कि चलो भाई दादाजी है, दिखाई दो। उस दिखाने के बाद जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती ना, जैसे वो 12 साल का होगा, अब एक कन्या देख लेती, अबे दादा तू क्या क्या देखेगा, अब जा भाई। तुम्हें दिखाने के चक्कर में हम चाइना से आगे हो गए। देख ना, बाल विवाह करवा देगा, इसकी बहू देख लेते, इसका वो देख लेते, फिर उसके जल्दी जल्दी बच्चे करवा देगा, फिर उसके बच्चे की शादी करवा देता है। ये दादा लोग का जो इमोशनल ब्लैकमेल है ना, ज्यादा तुम लोग उन लोग को ना विटामिन विटामिन मत पिलाया करो। अगर 75 साल के हो गए तो, अगर हो गए उससे पहले पिला दो, लेकिन उसके बाद बोलो कि दादाजी दुनिया में जगह बनाओ। पीढ़ियों की कह रही चीज। अब लिखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, लिखिए पश्चिमी विचारक। दूसरी भी क्लास है क्या? दूसरी क्लास तो नहीं कोई? अरे रुको ना, उससे पूछने दो, इनको छोड़ने की जरूरत तो नहीं है, पढ़ो। जब तुम लोग थक जाना तो बता देना, छोड़ने की जरूरत है, छोड़ दो, वो बोलेगा 5-10 मिनट में, और तुम बता देना 5 मिनट पहले बता देना। वो जो कहेगा वही करूंगा। देखो पश्चिमी विचारक, लिखिए पश्चिमी विचारक सर हेनरी मेन ने
पश्चिमी विचारक सर हेनरी मेन। देखिए कोई रोहित कह रहा है कि उसके पार्ट टाइम जॉब में जाना है, दूसरी क्लास भी है। चलो मैं इतना लिखवा के छोड़ूंगा, लिखो। सर हेनरी मेन ने उत्तर भारत के के ग्रामीण क्षेत्रों में, अंडरलाइन करेगा तो उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले विस्तृत परिवारों को, बस कोई लिख रहा सोना भी है, राज शर्मा ये तो याद नहीं, बस क्लास है मैं छोड़ दूंगा, अरे चिंता होगा 5 मिनट्स। क्या लिखा? परिवारों को संयुक्त परिवार कहा। तो इसको रीजनिंग की भाषा में समझा दूं, सभी संयुक्त परिवार विस्तृत परिवार हैं, लेकिन सभी विस्तृत परिवार, ठीक है। जैसे ये धर्मेंद्र का ये जो फैमिली है, कहां गया, ये विस्तृत परिवार है, संयुक्त परिवार नहीं है। तो जितने भी संयुक्त परिवार हैं वो सब विस्तृत परिवार हैं, लेकिन सभी विस्तृत परिवार, ठीक है। पैराग्राफ बदले, बस एक लाइन और लिखवा दो, एक लाइन एटलीस्ट संयुक्त परिवार की विशेषता लिखवा के छोड़ दो, ठीक है। देखिए संयुक्त परिवार की 4 विशेषताएं होती हैं। नेट खत्म हो गया, खान सर को 100 रुपए का अगर एडमिशन करा रहे हो तो 200 का रिचार्ज भी कराना चाहिए। सोच तो यही रहे होगे, लिखो। संयुक्त परिवार की 4 विशेषताएं होती हैं। पहला, पीढ़ियों की गहराई, कम से कम, ब्रैकेट में लिखा है कम से कम 3। पहला है पीढ़ियों की गहराई, ब्रैकेट में कम से कम 3 पीढ़ी, ठीक है। दूसरा, समान निवास, कॉमन रेसिडेंस, घर में बंटवारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समान निवास, पूरा वो जो 3-4 पीढ़ी के लोग हैं एक ही घर में रहने चाहिए, समान निवास, कॉमन रेसिडेंस। चौथा, तीसरा, समान रसोई, एक ही घर, देखे ना गांव में जब बंटवारा बोलते हैं ना, चूल्हा बट गया है, चूल्हा एक ही होना चाहिए, समान रसोई। और चौथा, अविभाजित संपत्ति, आपकी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो जिस विस्तृत परिवार में ये 4 चीजें आपको दिखें वो है संयुक्त परिवार। समझा पाया मैं? नजर मार लिया आपने? इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और अगर आप भी देख रहे होंगे कि आजकल एक बहुत नई चुनौती इस संस्था को उभरी है, वो ये है कि हर घर में या तो केस होने वाला है या हो रहा है, या तो आपकी दीदी ने उधर केस किया हुआ है, आपकी भाभी करने वाली या कर रही है। और ये इतना रैम्पेंट हो गया है कि, क्योंकि देखिए धीरे धीरे हम बढ़ तो रहे हैं अमेरिका की तरफ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का केंद्र कौन है? अमेरिका है, या जिसको आप लिबरल कंट्रीज कहते हैं, वहां से ये पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रहे हैं। तो आपको देर या सवेर आपको बनना वही पड़ेगा। ये तो हमारी कल्चर इतनी स्ट्रांग है कि रेसिस्टेंस बहुत स्ट्रांग दे रही है, नहीं तो दुनिया कब की अमेरिका बन चुकी है। और अमेरिका बनने का मतलब होता है कि शादियां साल 2 साल 3 साल चलेंगी, फिर दोनों लड़ाई करके अलग हो जाएंगे, फिर दोनों एक एक और शादी कर लेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर और शादी करते रहेंगे। ऐसे ही इसको सीरियल मोनोगैमी कहते हैं, सोशियोलॉजी की भाषा में क्रमिक एकल विवाह। शादी होगी, अलग होंगे, तो अभी बस आपकी पीढ़ी तक ना हो, अब आगे जब होगा, ठीक है ना। तो आप लोग को भी ये समझना पड़ेगा कि अब वो जमाना नहीं है कि आप किसी को दबाएं। देखो क्या होता है ना, पहले 16-17 साल की लड़कियों की शादी होती थी, उनका अपना कोई व्यू विचारधारा नहीं होती थी, वो आती थी और मर्ज कर जाती थी आपके घर में। अब 25-25 साल की लड़कियों से शादी होती है, उनका ऑलरेडी अपना माँ है, बाप है, भाई है, बहन है। आप सोचोगे कि मेरे माँ को माँ माने, मेरे बाप को बाप माने, मेरे भाई को भाई माने, क्यों माने? उसका भाई नहीं है। तो ये मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आप समझेंगे ही नहीं। मैं आपको जेल जाने से बचा रहा हूं, इसका क्या जाएगा?
एक तो मैं तेरा फेवर कर रहा हूं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। आपको एक छोटी सी बात समझा दूंगा ना, आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी बीतेगी। वो ये है कि जब आपकी पत्नी आएगी घर में, तो देखिएगा आपकी माँ को 4 बजे ही चाय चाहिए। अभी 4 बजे क्यों चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, आपके पिताजी को आपके घर में जितने लोग खाना खाएंगे ना, उसी समय की रोटी चाहिए। ये नहीं कि बना के रख दिया और अपना ले, नहीं। पिताजी को ना ठंडा रोटी पसंद नहीं है। अब क्या होगा, जब भी आप ऑफिस से लौट के आएंगे, आपकी माँ, आपकी दीदी, आपके भाई, आपके पिताजी आपकी नट बोल्ट टाइट करेंगे, समझाओ थोड़ा, समझाओ थोड़ा। आप ऑफिस से खिचखिच करके आए हैं, आप भड़केंगे। तो जब मेरी शादी हुई, मैंने अपने पिताजी से कहा, ऐसा है, आपका बेटा कौन है? हम है। क्या चाहिए आपको? 4 बजे चाय हम बनाएंगे। माँ, तुमको क्या दिक्कत है? पैर दबाना, हम दबाएंगे। तो हम तुम्हारे बेटे हैं ना, उसका हम गारंटी थोड़ी लिए हैं। सब शांत हो गया। हम उसी से पैर क्यों दबाएंगे? हम उसी से चाय, 4 बजे चाय चाहिए या उसी से चाय चाहिए? ये समझ गए ना गेम कहां है? अगर आपको 4 बजे चाय चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसी से चाहिए, तो बुढ़ापा में जेल जाना अच्छा लगेगा? भाई हम लोग तो जवान है, कहीं भी सो लेंगे जेल में, बाथरूमों के पास। जिसका घुटना कमजोर है, आंख से कम देखता है, उसको जेल जाना अच्छा लगेगा? पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि तो टाइम है चेंज, और इसी वजह से ये इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो रहा है। आपके घर में थोड़ी हो रहा है, हमारे घर में भी हो रहा है। अब मैं आपको व्हाट्सएप नहीं दिया, मेरी दीदी ने अपनी बहू पे केस कर रखा है। बहू ने, ये सब एक्चुअली क्या है, यूट्यूब पे चला जाता है, वो सब देखता है, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी किसके घर में। और उसके बाद ये लोग उम्मीद क्या करता है कि सब काम आप छोड़ के, जितना आईएएस आईपीएस है उसको फोन करके इन लोग सबको, इसके खानदान को जेल भिजवा दीजिए। अरे कौन हम रॉबिन हुड है क्या है? हाँ, हम यही कर सकते हैं भाई, 2 दिन बाद अरेस्ट होने वाले हो तो 4 दिन करवा दूंगा, इतना ही है ना, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो आप सबको ये समझना पड़ेगा कि अब पहले ऐसा नहीं था। अब इनके माँ बाप रिश्तेदार अलग हैं, आपके माँ बाप रिश्तेदार अलग हैं, और आपको अपने रिश्तेदारों को समझाना है। माँ, तुम मौसी की लड़की के शादी में जाओगे, सबसे पहले तुम्हारी मौसी पूछेगी, बहू नहीं आई? अरे भाई, तेरे को बहू चाहिए कि मैं चाहिए? वो अपने मौसी की शादी में गई है, क्या प्रॉब्लम है? हम आए हैं ना, दैट्स इट। ये जैसे ही आप समझ जाएंगे, आपके जेल जाने की मैं गारंटी ले रहा हूं, कोई संभावना नहीं। नहीं तो इतना मेहनत करके पढ़ के या फिर जाओगे जेल, कैसा लगेगा? जिसको देखो उसी पे ससुराल वालों ने केस कर रखा है। गजब हालत हो गई है। ये सिर्फ इसलिए कि हम इंस्टीट्यूशन। सर वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मेरे जाने से कोचिंग अधूरा हो जाएगा। ये इतना संपूर्ण कोचिंग है ना कि मेरे जैसे 100 लोग भी जाएंगे तो ये अधूरा नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और मुझे इसकी कोई गलतफहमी नहीं है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि खान ग्लोबल स्टडीज ने मुझे चुना और मुझे मौका दिया आप लोगों की सेवा करने का, ठीक है ना? आप कहीं भी वेबसाइट पे जाइए, दुनिया की कोई ऐसी कोचिंग नहीं है सिविल सर्विसेज की जिसने मेरी सेवाएं नहीं ली हैं। लेकिन वो सेवाएं बहुत व्यावसायिक सेवाएं थी, बहुत व्यावसायिक थे। हम गए, हमारा एक पैसा फिक्स होता है, हम पढ़ाए, यहाँ आए। नहीं तो मैं कल जिंदगी में नहीं रुकता, आज जो रुका हूं, ठीक है? तो ये कोई मुझे गलत फहमी नहीं है, ये क्रांति है जिससे हम लोग का सौभाग्य है कि हम इससे जुड़ गए हैं, ठीक है ना? और ये याद रखेगा कि हम उसी मोड में पढ़ा रहे हैं, हम इस मोड में नहीं पढ़ा रहे कि आए अपना लिखे परिवार परिवार तो, समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं बेटा, ऐसा बाद में बात है, सब बोका होगा। मुझे तो ये लगता है कि यू आर मी, मतलब आप जो बैठे हैं, ये मैं बैठा हुआ हूँ, और मुझे वैसे ही पढ़ना है कि जीवन में हम थोड़े आगे बढ़ जाएं। और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मैं पहले दिन के क्लास में भी कहा था, रिपीट कर रहा हूँ, कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हुई होगी, अच्छे स्कूल्स कॉलेज नहीं मिलेंगे, सब खत्म। केवल आपको 50 पेज पढ़ लीजिए साल 2 साल, फिर देखिएगा जितना वो बैकलॉग है ना, सब पूरा हो जाएगा। होता क्या है कि हम पीछे पढ़े नहीं है और अभी पढ़ नहीं रहे हैं, तो कोई चमत्कार तो होगा नहीं लाइफ में, कंपटीशन इतना है, ठीक है ना? तो ये नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। बस करना क्या है, जो हुआ हुआ, ठीक है ना? बस अपना लगे रहना, ठीक है सर?
चलिए, तो हमने लास्ट लाइन क्या लिखवाई थी, दिखा दो। पीढ़ियों के ये चार चीजें जहां भी संपत्ति में उल्टा, ठीक है ना, अविभाजित संपत्ति, ये चार चीजें जहां भी आपको दिखें आप समझ लीजिएगा ये लोग को क्यों बोल रहा है। देखो कोई कह रहा है कि मैं 25 पेज पढ़ गई, वेरी गुड, 25, अब 20 पढ़ रहे हैं एक ही दिन ही की, अगर मान लीजिए रोज 5-6 पेज पढ़ते थे, सीधे आज 100 पेज पढ़ेंगे तो शाम को अधकपारी हो जाएगा, इधर दर्द कर रहा होगा पता नहीं चलेगा क्या, फिर इधर कोई बाम लगा रहा होगा। धीरे धीरे बढ़ाइए। आप में कुछ लोग सिगरेट पीते होंगे, मान लीजिए आप 10 सिगरेट पीते हैं, अब कल ही से मां की कसम एक भी नहीं पीऊंगा, एक महीने में 2 कम कर दो कि चल यार, और 10 से 8 करोगे ना शरीर को पता नहीं चलेगा, समझे, लेकिन 10 से सीधे 0 कर दोगे ना तो फिर बेहोश हो जाओगे, समझे। उसी तरह धीरे धीरे कम, इसी तरह ये इधर अपनी कमजोरियों को धीरे धीरे कम करना है, अपनी अच्छाइयों को धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे धीरे देखिएगा एक गैप कम हो जाएगा। और फिर यही बात आप साल 2 साल बाद दूसरे को कह रहे हैं अरे यार पढ़ना है कुछ नहीं है, शुरुआत में हम 10 पेज पढ़ते थे ना मेरा माथा दर्द करता, फिर धीरे धीरे 12 पेज होने लगा, फिर ये नहीं कि सीधे आज ही से 100 पेज इस पर दिया जला के माँ की कसम, ये सब नहीं करना है, ठीक है ना, बेहोश हो जाओगे, अपने माँ बाप के कमी बच्चे हो आजकल, ऐसा नहीं, धीरे धीरे उसको कम करिए। 8 रोटी खाते हो 6 पे लाओ, मैं 4-5 रोटियां खाता था, मैं 2 रोटी से ज्यादा खाता ही नहीं हूं, कैसे कम हो गया, अपने आप वो कम हो जाती है। मैं रोड पे निकलता हूं 6:30 तक जो मिल गया खा लिया, जो मतलब जो, ये नहीं है कि ये रसगुल्ला नहीं खाना है और ये नहीं, 6:30 बजे में जो मिला खा लिया, हो गया। फिर पेट से पूछता हूं कि रात भर रह लेगा, कहता हाँ और एक खिला दो, मतलब उतना ही खाना है जितने से मैं रात को मुझे चक्कर ना है, बस खाता हूं। पेट से पूछता हूं भाई इतने बजे रात काट लेगा, कहता हाँ, उसको पता है सुबह फिर खिलाएगा, अच्छा फिर सुबह तो लिट्टी खिलाऊंगा ये, तो ऐसे ये नहीं कि रात को यहां तक भात खा के, या तो जो भात दाल का चोखा का जो कंसेप्ट है ना, उसके बाद तो 2 घंटा कोई सोने से उठा नहीं सकता। भात एक कुकर ही बनाइए लेकिन उसको 2-3 बार खाइए, जरूर एकदम यहां खा के ऐसे पैंट ढीला कर चलिए, तो ये 4 चीजें जहां भी आपको दिखें आप समझिएगा कि वो ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है। लिखिए, अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया है कि जो भारत में ज्वाइंट फैमिली है वो क्यों है, उसका कारण इकोनॉमिक है, इसका कारण इकोनॉमिक है या इसका कारण कल्चरल और इमोशनल है, किन कारणों से ये रहती है। कल्चरल और इमोशनल है, इधर आके सब मुर्गा बनो, बिहारी होता ही इमोशनल है इसीलिए बोल दिया है। ये है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, देखो आप गलत कर गए ना, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है जनरल स्टडीज का, जीएस का। जो ज्वाइंट फैमिली है इसके अस्तित्व का मुख्य कारण आर्थिक है, ना कि गैर आर्थिक है। थोड़ा समझा लो, ये आज आवाज में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है गड़बड़, मैंने कुछ गड़बड़ किया। हेलो, ये ठीक है ना। जब हम लोग बोलते हैं कि अमेरिका क्या है मेरे सामने, तो मुझे माइक ही याद आती है, आज तक हम लोग माइक तो बना नहीं पाए। हेलो माइक टेस्टिंग में आधा घंटा का नाच गड़बड़ा जाता था बचपन में। वो इतना मिलाता था ना कि जल्दी शुरू करवाए, पैसा लगाए। अभी अभी भी अच्छा, उसी से बोल रहा था, ठीक है। इसका मुख्य कारण आर्थिक है, वो जानिएगा, क्योंकि ये जनरल स्टडीज का यूपीएससी का जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिखिए, लिखिए, विद्वानों में कोई लिख रहा है कि दिल्ली जाने के बाद क्लास लेंगे, बिल्कुल लूंगा।
तन समर्पित, मन समर्पित, अब ये सर्वस्व जीवन समर्पित, ये खान के लिए समर्पित है। आप चिंता ना करें, बोल तो रहे हैं दरोगा, सिपाही और जो भी यहां कोर्स चलता है, चाहे हमको पढ़ के पढ़ाना पड़े। पता चला कि हम मैथ्स का खुद ट्यूशन लगाए हुए हैं। विद्वानों में संयुक्त परिवार के अस्तित्व के कारण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है। परंतु अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि, इसको बंद कर दो, सर पे मारता है। अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि संयुक्त परिवार जब बोलो ना, आप जेएफ लिखा करो, बार बार संयुक्त परिवार से, ज्वाइंट फैमिली, जेएफ। संयुक्त परिवार के अस्तित्व का मुख्य कारण आर्थिक शक्तियां हैं। आर्थिक शक्तियां हैं। क्या हो गया? कोई छींक है? और छींके भी ना कोई। आर्थिक शक्तियां हैं, न कि गैर आर्थिक शक्तियां। न कि गैर आर्थिक शक्तियां। इसको अंडरलाइन करिए तो लाइन को, आर्थिक शक्तियां हैं न कि गैर आर्थिक शक्तियां। इस लाइन को अंडरलाइन करिए, पैराग्राफ बदलिए, लिखिए। देखा जा सकता है, पैराग्राफ बदलिए, देखा जा सकता है कि जॉइंट फैमिली, जेएफ, उन्हीं समाजों में पाया जाता है, जहां भूस्वामित्व। आपके गांव में जो गरीब हैं, क्या वो भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं? सब अपना कमाते हैं, खाते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं में पाया जाता है जिनके यहां 150 बीघा खेत है। ठीक है ना? भूस्वामित्व, क्या लिखा? जहां भूस्वामित्व हो तथा उस परिवार की अर्थव्यवस्था कृषक हो। पैराग्राफ बदलिए। जॉइंट फैमिली कृषक अर्थव्यवस्था को, जॉइंट फैमिली, जेएफ, कृषक अर्थव्यवस्था को दो आधारों पर शक्ति प्रदान करती है। दो आधारों पर शक्ति प्रदान करती है। पहला, संयुक्त परिवार। अच्छा एक बात बताइए, पैदा कहां ज्यादा होगा? जहां जमीन बड़ी होगी या जहां जमीन बटी होगी? ठीक है? आप देखे होंगे कि गांव में किसी के पास 1 बीघा है, 2 बीघा है, 3 बीघा है, क्या वो लोग भी ट्रैक्टर रखते हैं? 1 बीघा में ट्रैक्टर घूमेगा कैसे? ठीक है ना?
तो क्या होता है कि आप कभी भी देखिएगा कि जिसके 20 25 40 50 बीघा है वो तो ट्रैक्टर खरीदेगा, हार्वेस्टर खरीदेगा, कंबाइन खरीदेगा, उसका मॉडर्नाइजेशन करेगा, करेगा ना। तो वो अमीर होगा कि वो करेगा जो बैठ के आधा बीघा में अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहा है। तो संयुक्त परिवार क्या करता था कि जानबूझ के आपस में बंटता नहीं था कि जमीन ज्यादा रहेगी तो हम ज्यादा अच्छे से खेती करेंगे, ठीक है। इसका कलम दे दो यार, कलम दे दो इसका, बैठे रहो कोई बात नहीं। हाँ क्या लिखा? दो आधारों पे शक्ति प्रदान करते हैं संयुक्त परिवार। भूमि के बंटवारे, हाँ भूमि के बंटवारे को, हमारे यहाँ जियो के सिम का नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसका संयुक्त परिवार से क्या लेना देना है। संयुक्त परिवार भूमि के बंटवारे को, भूमि के बंटवारे को हतोत्साहित करती है, हतोत्साहित करती है, हतोत्साहित करती है, जिससे कृषि कार्य, बता दूंगा। एक भाई पूछ रहा है, नहीं ज्योति बहन पूछ रही है, सर कौन सा बुक पढ़ें बताइए, कुछ कौन सा बुक 50 पेज पढ़े बताइए। जो पढ़े, गुलशन नंदा का उपन्यास, फिल्मी कलियां, जो मिल जाए वही 50 पेज। अब मान लो किस दिन पढ़ने का मन नहीं करा, बस 50 पेज का तो नियम है ही, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा तो क्या करें, तो उपन्यास, अरे मजाक थोड़ी कर रहे हैं, वो भी पढ़ना है आपको, कुछ वोकैब्स डेवलप होंगे। कोई भी दुनिया की जो आपको लगता है ना कि ये किताब पढ़ने से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, 5 साल बाद आपको महसूस करेंगे कि जिंदगी में ये जो चीज मैंने सीखी थी उसी से सीखी। अरे फिल्मी कलियां पढ़ोगे तो ये तो समझ जाओगे ना कि दीपिका पादुकोण काय छोड़ के चली गई, उसको ये हम काम नहीं करेंगे, नहीं तो देखो सब कमा कमा के रणबीर कपूर को दे रही है, रणबीर सिंह को, रणबीर कपूर गरीब हो गया, कमा वही रही है ना। देखो ना अभी कहाँ ऑस्कर में गई थी भाषण वाषण देने, समझ रहे हो ना। रणबीर कपूर सोच रहा होगा, बताओ गलती हो गया। वेब सीरीज करता है, क्या करता है? अरे समझ रहे हो, ज्यादा कमा रही हो, उसकी मेहरारू से ज्यादा कमा रही है, तुम समझो, तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ इसलिए ये सब पढ़ोगे फिल्मी के लिए तो ये तो सीखोगे, ठीक है। क्या लिखा? कृषि कार्य को, जिससे कृषि कार्य, कृषि कार्य प्रगति करते हैं, और जो दूसरा है वो सबसे जरूरी है, जमीन का जितना कम बंटवारा होगा आपकी पैदावार उतनी अधिक होगी, ठीक है। और सेकंड, सेकंड आप सुनेंगे खुश हो जाएंगे, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, जेएफ, कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए श्रम शक्ति प्रदान करता है। 10 आदमी की जरूरत है खेती के लिए, तो मजदूर रखोगे तो खेती में फायदा है कि घाटा है? और 10 आदमी घरे का है, कोई दौरी कर रहा है, कोई हर जोत रहा है, कोई वो ही कर रहा है। तो संयुक्त परिवार क्या कहता है? लेबर सप्लायर है, ठीक है ना, किसको? एग्रीकल्चर को, ठीक है। कोई दिक्कत? चेंज पर है। इसके अतिरिक्त, दोनों पॉइंट समझ में आ गया आप लोग को? देखिए इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी हैं। सर मेरी भी बात सुनिए, हम बोल रहे हैं कि खान सर नहीं पढ़ाएंगे क्या? तो ये मैं कैसे बता सकता हूं, ये तो ये लोग बताए। आप लोग ऐसे सवाल पूछिए जिसके लिए मैं उत्तरदायी हूं। खान सर के इंट्रोडक्शन के दिन के बाद से मेरी मुलाकात भी नहीं है, और खान सर पढ़ाएंगे वो तो मतलब, और नहीं पढ़ाएंगे तो ये काहे के लिए? वही पढ़ाएंगे, सब वही पढ़ाएंगे, आप चिंता मत करिए। जो जब वो किसी दिन थक जाएंगे तो फिर हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है ना। भाई उनकी उम्र में हम लोग की उम्र में अंतर है ना, वो हमसे 4 गुना पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप चिंता ना करिए, जहां वो कहेंगे कि सर आज मेरा रेस्ट है, वहां हम लोग आएंगे। सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है ना आजकल, वो आया ना आईपीएल में, कौन सा प्लेयर है? नहीं एक प्लेयर आया ना आजकल इस बार, उसका नाम कुछ और रखा है,
इम्पैक्ट प्लेयर, तो हम लोग इम्पैक्ट प्लेयर हैं, जहां सर कहेंगे कि अब सर, ठीक है। क्या लिखा? इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी हैं, जैसे राजनैतिक, धार्मिक, राजनैतिक, धार्मिक। मैं बता दूंगा जाते समय, एक बुक बता दूंगा जिसको आप लोग पढ़िएगा। सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कारक भी, धार्मिक लिख दो ना, संस्कृति, धर्म, धर्म संस्कृति का ही पार्ट होता है। आप लोग लगता है वो वर्ड तो लिखवाए नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या लिखा? कारक भी हैं जो संयुक्त परिवार के अस्थायित्व में, जो संयुक्त परिवार के अस्थायित्व में अपना योगदान देते हैं, अपना योगदान देते हैं। अब देखिए, किसी के घर में 40-50 लोग हैं, उसी के घर का मुखिया बनेगा कि नहीं? विधायक एमपी उसके घर आएगा कि नहीं? तो जब बिहार में दारूबंदी नहीं हुई थी तो एक जगह मुखिया का चुनाव था, समझे? उस समय बिहार में दारूबंदी नहीं हुई थी तो मुखिया का चुनाव था। तो एक घर ऐसा था जिसके यहां 32-34 को वोटर था। तो जिसके यहां 32-34 वोटर है, उसके घर के मालिक की कैसी इज्जत होगी? तो 3 जो मुखिया के ताकतवर उम्मीदवार थे, उन्होंने क्या किया, एक एक पेटी दारू वहां दे दी। अब बोला कि भाई क्या चाहिए? बोला दारू। बोला एक पेटी ये लीजिए, सारा बोला 32 का 32 तुमको। अब जिसको 32 वोट मिलेगा उसको ज्यादा दूसरी जगह जाना नहीं है। दूसरा भी आया, उसको बोला भाई तुमको, बोले बाबा क्या चाहिए? बोला एक बोतल, एक पेटी। बोला ये लीजिए, 32 का 32 तो रहे। और जो भी उम्मीदवार आए उसे एक पेटी रख ले और बोले 32 वोट तेरे। एक बार आपस में सारे उम्मीदवार मिल गए, भाई प्रचार करते हैं तो मिल नहीं जाते हैं, तो वो ज्यादा चौड़ा होकर चल रहा था। बोला अरे हम जीत रहे, तू क्या है चौड़ा रहा? बोला वो रामू बाबा बोले हैं कि 32 वोट। हमको बोले हैं, तुमको कब बोले हैं? अरे हमको बोले। वो बोला अरे हमको बोले हैं, हम एक पेटी दारू भी पहुंचा दिए। बोला ये तो हमारे साथ चीटिंग है, चलो सब पूछते हैं कि किसको वोट देगा। सब आया रामू बाबा के हैं, सारे उम्मीदवार, बाबा हम दारू दिए हैं कि नहीं? दिए हो। हम दिए नहीं दिए बाबा? हम भी दिए हैं। तुम? हम भी दिए। बोला बाबा आप बताइए वोट किसको दीजिएगा? ये तो गलत बात है। बोला भाई जिसको लगता है कि हम वोट नहीं देंगे अपना ले जाओ। रखा। तो संयुक्त परिवार क्या करता है? आपको राजनीतिक शक्ति देता है। एमएलए भी आपके घर आएगा, एमपी भी घर आएगा, मुखिया, उसको पता है किसके घर में वोट है तो इज्जत रहती है। जिसके घर में एमपी एमएलए, गांव में लड़ाई हुई, आप 10 आदमी जुटाइएगा, उसके घर में 1 मिनट में उठ के 10 लाठी तब तक लगा देगा जब तक आप 10 आदमी जुटाइएगा। तो गाँव में देखिएगा कि जिसकी संयुक्त परिवार बड़ी होती है वो किसी का बांस काट सकता है, किसी के खेत में अपना भैंस छोड़ सकता है, क्योंकि सबको पता है कि इसकी सेना रेडीमेड है। ये वैगनर सेना नहीं है जो किराए पे आई है ये तो इनके घर के ही है। अभी तो संयुक्त परिवार टूट गया। हमारे गांव में एक राजा थे, उनका नाम था राजा बाबा, थे मजदूर लेकिन उनका नाम था राजा बाबा। वो 7 भाई थे, 7 भाई के खूब सारे बच्चे। और क्या होता है कि सबकी अपनी आनुवांशिक आवाज होती है ना, किसी की मोटी होती है, किसी की पतली होती है। तो उसके खानदान की आवाज बड़ी कर्कश सी थी। तो जैसे उसका बच्चा का कहीं लड़ाई हुआ तो उसकी आवाज से, छोटा सा गांव है तो लोग समझ जाते थे कि राजा के घर के बच्चों की लड़ाई हुआ। अच्छा, उसकी आवाज ऐसी थी ना कि उसके खानदान वाले कहीं भी खेत वोत में रहते थे सुन लेते थे, के हरे, और 1 मिनट में मार मोर के लंबा कर। तो जब उसका संयुक्त परिवार टूटा और बंटवारा हुआ, पूरे गांव में ऐसे लगा ना कि जैसे भोज हो जाए। तो संयुक्त परिवार के पास एक राजनीतिक शक्ति होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हमेशा देखिएगा संयुक्त परिवार की एक खासियत होती है कि वहां कुछ ना कुछ धार्मिक और कल्चरल एक्टिविटी चलती रहेगी। कभी कभी सतैसा है, तो कभी छठी है, तो कभी कोई चलिए गया, तो कभी हरिकीर्तन है, तो कभी अष्टजाम है। वो गांव, वो पूरा फुल मनोरंजन का केंद्र होता है, और कुछ नहीं तो आपस में लड़िए रहा है। तो कल्चरली, और देखिएगा कि ऐसे परिवारों में कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटीज आप बहुत फ्रिक्वेंट पाएंगे, ठीक है ना। ये संयुक्त परिवार की खासियत होती है।
एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में भी पूछेगा कि संयुक्त परिवार जो होता है वो एक एंटी वुमन कंसेप्ट है, महिला विरोधी अवधारणा है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि पढ़ी लिखी लड़कियां घर तोड़ देती हैं, सुना होगा ना? ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। भाई पढ़ी लिखी लड़कियों को संयुक्त परिवार से क्या प्रॉब्लम है? उसको उस परिवार से प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है कि 4 बजे उठ के सबके सामने घूंघट करो। कहीं भी अपने पति जैसे इंसान के साथ जाना है तो पहले 3 जगह से ऑर्डर लिखवाओ, पहले सास को बनाओ, सास मान जाएगी तो ससुर से बतियाएगी कि सुनिए ना, जाना चाह रही है मोतिहारी सिनेमा देखने। कौन सिनेमा? अब सिनेमा चाहे कोई हो, बोलना है जय संतोषी मां। अब आज के तारीख में एक इंसान, आप इन सबको देखिए तो इसमें कोई लगता है आपको कि ये जाके और घूंघट में और 4 बजे उठ के 12 आदमी की रोटियां बनाएंगी? अब क्वेश्चन है कि क्यों नहीं बनाएंगे? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं जानिएगा आपको लगे कोई गलत बात है। आप सबने भारत का संविधान, कितने अच्छा उस बहन ने, तुम लोग क्या करता है ना, कोई भी कोशिश करता तो पहले हल्ला करने लगता, उसने बड़ी अच्छी से कोशिश की थी, तुम लोगों ने डिस्करेज किया। तो क्या लिखा है, हम भारत के लोग क्या करेंगे, स्वतंत्र। तो हम जब स्वतंत्र और समानता देंगे वो केवल मर्दों को देंगे कि सबको देंगे? अब जब भी ये लोग एनसीईआरटी की किताब खरीदता है तो पहला पेज वही रहता है, देखा होगा। ये लोग बचपन से पढ़ रहा है स्वतंत्रता समानता, स्वतंत्रता समानता। सरकार ने इतनी इंजेक्शन दे रखी है स्वतंत्रता समानता की, उसके बाद आप लेके जाते हैं, कहते हैं इनका पैर छुओ, इनके सामने घूंघट में रहो, इनके सामने मत बैठो, ये मत कहते, व्हाट इज दिस? या तो संविधान गलत है या तो आप गलत हैं। 75 साल के इस विकास में संविधान गलत होगा या आप गलत होंगे? तो वो तो अपने संवैधानिक हक मांग रहे हैं ना, स्वतंत्रता और समानता। जब आपकी बहन घूंघट नहीं रखती तो वो क्यों रखे? आपकी बहन जब 9 बजे उठ रही है तो क्या 4 बजे उठे? अब ये चीज ना लड़का समझ रहा है ना उसका बाप समझ रहा है, और वो लगता है शासन, महिष्मती साम्राज्य का शासन करने। फिर कहते एक दिन जाती है मायके, वहां से लव लेटर भेजती है, दफा 436, ताजिर आते हिंद, मामा मौसा जीजा फूफा साड़ू सब पर केस। एक जगह 3 साधु बैठे हुए थे, तो किसी ने पूछा कि बाबा आप लोग साधु कैसे बने? बोला पहले हम तीनों साधु थे। तीनों की बीवियों ने केस कर दिया, साधु। तो ये चीज क्या होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि भाई जब तुम्हारी बहन 8 बजे सो के उठती है तो उसको भी उठने दो। और जब तुम्हारी औकात ही नहीं है एक सर्वेंट रख के 4 बजे चाय पिलाने का, के लिए शादी की? तब तो बोले थे कि दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा, और यहाँ पे तुम्हारी शादी के गाने देख लिए जाएं तो लड़की कहेगी बाप रे बाप, और यहां तो पता चला कि लिफाफा भी नहीं है। तो ये समझ, यही ज्वाइंट, फिर लड़कियां जाती हैं कि इनको केवल स्वतंत्रता और समानता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आप चाहेंगे कि इतने पढ़ने लिखने के बाद हम इनको ना दें और हम इनको दबा दें, तो फिर यात्री अपने सामान की रक्षा खुद करेंगे। ठीक है ना? ये बस इतनी सी बात है, और ये नहीं है कि ये कोई बिगड़ी हुई औलादें हैं, नहीं। आजकल की ये जो बच्चे हैं ना, आप ध्यान से देखेंगे, ये सब अपने घर में 8 बजे ही उठती होंगी। इनके पिता इनको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये इसके भाई को करते हैं। तो इनको घर में भाई की इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो ये घर में पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं देख रही है। और एक ऐसे देश में जाती हैं जहां पे एकदम वो सोमालिया है, 4 बजे उठो, ठंडा पानी से नहाओ। अरे क्या है यार, रोज शादी के बाद रोज नहाएं, ये कहां लिखा है? तू रोज नहा रहा है? यही सब आप करते हैं, फिर वो चिट्ठियां भेजती हैं, समझे? तो ये सब संयुक्त परिवार के, तो इट्स एंटी वुमन कंसेप्ट। ठीक है ना? पैराग्राफ बदलिए, याद रखिएगा। तो जब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम वगैरह में तो आपको बताना है कि बेसिकली जो ज्वाइंट फैमिली है ये पितृ सत्ता को रिप्रेजेंट करता है। मर्द का शासन होगा, औरतें घर से ही नहीं निकल सकती। माने मूस भी देखना है कि मतलब वो उसके बरसात के बाद बाहर निकल जाता है थोड़ा मौसम देखने। आपने देखा होगा ना, अब तो बहुत बदला है ना, घर से नहीं निकलने देते थे।
कैन यू इमेजिन? बदला तो है गुरु, नहीं बदलेगा तो फिर तुम बदल जाओगे, फिर तुम धूप नहीं देख पाओगे, ऐसे जगह भेजिएगी सरकार, बेउर जेल। फिर तुम कहोगे बड़ी दिन हो गया जी धूप देख लो, या तो उसको धूप दिखाओ। तो इसलिए बता रही, बताने का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, आपको समझाना है। हम क्यों डराएंगे आपको? आपको यह समझाना है कि चीजें अब ऐसे हो गई और क्यों हुई हैं, क्योंकि अब इनको अपने अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक अधिकार पता है। अब जो आदमी जग गया है उसको कहोगे कि फिर इंजेक्शन लेके सो जाओ, नहीं सोएगा। या तो वो एक ऐसी अनपढ़ लाओ कि जो जिसको दुनिया का कुछ पता ही नहीं हो, उसको चाहे घर में रखो नहीं रखो, लेकिन आप सोचो कि पढ़ी लिखी भी चाहिए, कमाने वाली भी चाहिए, सब चीज चाहिए, और उसके बाद वो 7 ताला में बंद कर दें, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। और आपको महिला सशक्तिकरण में हमने पढ़ाया था, इनके निकलने से आपको फायदा है, केवल आपका ईगो जो है आपके पिताजी का, आपकी माँ का, जो इनको घर में बंद कर रहा है, ठीक है ना। ये निकलेंगी तो आपके घर में निश्चित तौर पे कंट्रीब्यूट करेंगी। ये बंद रहेंगी तो इनको नैहर भी छोड़ना पड़ेगा, छुट्टी लेके छोड़ने जा रहे हैं, लाने जा रहे हैं, ये लाइबिलिटी हो जाएंगे, बोझा, समझे। ये सब मत करिएगा, जाओ अपने नैहर, अकेले नहीं जाएगी, दिल पटना में रह के पढ़ रही है और शादी करते इसकी शक्ति खत्म। भाई अभी रह रहे हैं कि नहीं, तो ये नैहर कहाँ नहीं जा सकती, खुद अपना बस बोलेरो करेगी, जो भी करेगी अपने भाड़ा देके जाएगी। फोन का जमाना है, लोग कहां कहां चला जा रहा है। ये सब शुरुआत में आप डिपेंडेंट बना लेते हैं और फिर बाद में सर का दर्द, ठीक है ना। ये नहीं, फ्रीडम दीजिए इनको। फोन के जमाने में मॉनिटरिंग क्या है, इनको जहां दिक्कत होगी आपको कॉल कर लेंगे। यूपीआई का जमाना है, पैसे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो टेम्पू वाला का स्कैन भेजो, टेम्पू 12 रुपया, रिक्शा, क्या दिक्कत है, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ऐसा नहीं होता है। आप आजादी देने से कोई उसका मिस, तब तो हमें अंग्रेज आजादी देने ही नहीं चाहिए थे, हम लोग बर्बाद हो जाते, हम लोग बर्बाद हुए। आजादी इंसान को नए तरीके से सोचने की, सृजन करने की आज वो स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग और सब खुद। अब आप सोचिए कि मेरी भी 250-300 किलोमीटर गाड़ी चला के अपने मायके भी चले जाती है अकेले। कुछ होगा रास्ते में फोन कर लेना, और आज तक उसने फोन नहीं किया कि हमको कुछ हुआ है। तो आप फ्रीडम देंगे ना, आई कैन गारंटी यू कि जिसको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा वो ज्यादा मिसयूज कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, गांव में देखिए कि जितना आपको ये सब 2 नंबर काम मिलेंगे, आपको शहर में नहीं मिलेंगे। वहां पे बस केवल पता नहीं चलता है, सब सारे 2 नंबर काम हो रहे हैं। 10-10 साल के लड़के खैनी खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, देख ही रहे होंगे आप। 10वीं क्लास की लड़की ने 12वीं क्लास के लड़के को चिट्ठी लिखा। गांव में पहले हम लोग जब थे, सारे लड़के लड़कियां भाई बहन होते थे। ये जब से ये सिनेमा आया ना और ये सीरियल आया, इसने सब करप्ट कर दिया। अब तो गाना बज रहा है, मतलब देखना, जो हीरो होता है वो हीरोइन की मां को मौसी बोलेगा और उसी की लड़की को सेट किए हुए। तो हमको धीरे, और हम लोग हीरो हीरोइन की नकल करते हैं, तो हमें अब ये लगने लगा कि नहीं, ये मौसी की लड़की या जो गांव में होती हैं, ये हम लोग भाई बहन नहीं होते। कल्चर, सिनेमा का बहुत इंपैक्ट होता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 10वीं की लड़की ने 12वीं के लड़के को चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी मुझे पढ़ाया गया। चिट्ठी में लड़की ने लड़के को क्या लिखा था सुनिएगा। लड़कियां कितनी इंपावरमेंट हो गई है। लड़की लिखती है कि पहले तो लिखा हुआ था 2 लाइन की शायरी कि शराबी को शराब चाहिए देसी या विदेशी, मुझे आपका पत्र चाहिए लिफाफा या अंतरदेशी। उसके बाद नीचे मेन बात था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैं देखती हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम नहीं करते हो तो कह दो, मैं दूसरे से कर लूंगी। तो ये जो परिवर्तन है, ये शहर में नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो दिल्ली में रह रहा हूं। बहुत मुश्किल है कि जैसे जैसे जो शिक्षित है, आजाद है, जिसमें ज्ञान आ गया, उसको इंप्रेस करना भी उतना ही मुश्किल है, ठीक है ना। तो कभी भी ये मत समझिएगा, क्योंकि आपकी भी बहनें होंगी, हमारी भी बहनें हैं, आप लोग की भी होंगी, इन लोग की तो होंगी, यही खुद ही हैं, ठीक है ना, कि दीजिए आ जाती है। पिताजी माँ को समझाइए कि इसके निकलने से तुम्हें फायदा है, समझे ना। लड़के वाले देख रहे हैं, ये कांप के गिर जा रही हैं, और लड़का 4 गो लड़का रिजेक्ट करके चल जा रहा है, साड़ी लेके चल जा रहा है। लड़की वाले आते हैं तो हम लोग कुछ कुछ देते हैं ना देखने, साड़ी ले रहा है, अब बाद में कह रहा है वो नहीं मिल रहा है।
जब वो कॉन्फिडेंटली बात करेगी उनसे, उनके आजकल को तो वो बोल ही नहीं पाती, उसको कुछ पता ही नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री कौन है तो बोलता है नीतीश कुमार, आता है ना ये सब। अपनी बहनों को निकालिए घर से, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं आप पछताएंगे नहीं। मैं लिख के दे रहा हूं, क्या लिखा, अपने योगदान देता है। पैराग्राफ बताइए, ऑन है ना? इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में क्यों बोलूं, ठीक है ना? इंग्लिश वाले क्लास में इंग्लिश बोलूंगा सर, ठीक है ना? ठीक है, पैराग्राफ बताइए, लिखिए। ब्रिटिश शासन काल के दौरान, ब्रिटिश शासन काल के दौरान, नहीं सर मैंने कुछ छुपाया नहीं, केवल ये वीडियो मेरी बीवी तक ना पहुंचे इसके लिए बंद कराया था क्योंकि अच्छा फिर चिट्ठी हमको, दफा 444 मानहानि देख रहे हो ना, एक आदमी की संसद सदस्यता चली गई है देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान जो आर्थिक, राजनीतिक और व्यवस्थागत परिवर्तन आए, व्यवस्थागत परिवर्तन आए, व्यवस्थागत परिवर्तन आए, उससे संयुक्त परिवार, उससे संयुक्त परिवार में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया, परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। अब इमेजिन करिए, देखिए संयुक्त परिवार के रहने के लिए दो चीजों की जरूरी थी, एक थी जमीन, दूसरा कृषि, यही है ना? अब बताइए कि आप भी देख रहे होंगे ना, ये अप्रैल का महीना है और बारिश हो गई, गेहूं बर्बाद हो गया। अब आज के तारीख में, पहले केवल खेती पे ही हम आधारित थे तो हमें जमीन की जरूरत थी। आज कोई भी ट्रेन पकड़ के सूरत, गुजरात, मुंबई, दिल्ली चला जा रहा है। अब जब वो एक आदमी जाएगा तो सबको, 40 लोगों को लेके जाएगा, केवल अपना यूनिट लेके जाएगा, फिर वहीं अपना घर बना लेता है। तो जैसे ही वैकल्पिक अर्थव्यवस्था आई, जैसे लिखे, जैसे नंबर 1 औद्योगिकरण, जो कल एक भाई ने सवाल पूछा था ना, वो बाई प्रोडक्ट पे ही सवाल था, वो शायद क्वेश्चन स्पष्ट नहीं कर रहा था। अंग्रेजों ने औद्योगिकरण हमारे लिए नहीं किया था, लेकिन हमें फायदा हो गया। अंग्रेजों ने ट्रेन हमारे लिए नहीं चलाया था, हमें फायदा हो गया। अंग्रेजों ने यह पढ़ाया लिखाया हमें, हमारे लिए नहीं था, लेकिन हमें फायदा हो गया, ठीक है ना? उन्होंने जो हमें विदेश जाने की अनुमति दी, उससे हमें फायदा नहीं हुआ, लेकिन हम वहां से सीख के आए, तो हमने यहाँ नेशनल मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, इसको बाई प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज कहते हैं, ठीक है ना, हिस्ट्री में। तो उन्होंने अपने फायदे के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन हमें उसका फायदा हो। उन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमें न्याय देने के लिए नहीं बनाया था, हमें जेल में डालने के लिए बनाया था, लेकिन वो सिस्टम आज हमारे काम आ रहा है, आ रहा है ना? ठीक है, तो उन्होंने हमें फायदे नहीं दिए, हमने फायदे ले लिए, ठीक है ना? उन्होंने कुछ नहीं दिया हमें, हमने लिया, ठीक है? औद्योगिकरण, दूसरा नगरीकरण। नहीं भाई साहब, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मैं बहुत डरता हूं, मुझे जेल जाना ही नहीं है, जो बोले फाइनल। करना क्या है यार? और कौन से कह रही कि हमको हिमालय पे जाके बैठना है? हम लोग को लगता है ना कि आजादी देंगे, क्या कर ले, क्या मांगती हैं वो? और उतना आप काम भर कमाते हैं जितना उससे खर्च नहीं होगा, ये आपको भी पता है। और वो क्या मांगती हैं? हमें तो आज तक समझ में नहीं कि मेरी बीवी ने ऐसा क्या मांग दिया जो हम नहीं दे सकते। हमें जो देना है वो समय दे दो, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो, हम नहीं कहीं जाना चाहते, हमको मत जाने दो, बस इतनी। तो हमारे मर्दों की डिमांड क्या होती है? भाई हम सोए रहना चाहते हैं, हम दोस्तों में जाना चाहते हैं, ये नहीं जाना है। कहाँ जा रहे हो? उसके उसे पता है। और उन दोस्तों के बिल्कुल नहीं जाना है जो दारू पीते हो। मेरी बीवी को अभी भी लगता है कहीं वो सिखा दिया तो, अरे अब कौन सिखाएगा, तो वहां नहीं जाना है, ठीक है? बाकी जहां जाना है तो अब बाकी जाएंगे कहां? नगरीकरण, तीसरा आधुनिक शिक्षा। फिर आधुनिक शिक्षा का मैंने ये बताया कि उसने, और तो आधुनिक शिक्षा दिया तो हम स्वतंत्रता, समानता जैसी चीजें जान गए,
तर्क समझने लगे, आधुनिक शिक्षा। चौथा, विधान एवं संविधान, विधान एवं संविधान। अब आप सोच रहे होंगे कि संविधान और विधान ने ज्वाइंट फैमिली कैसे तोड़ा? कोई बता पाएगा कि संविधान ने कब लिखा कि ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना है, या कौन कानून कहता है कि ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना है? कोई बता पाएगा? हाँ भाई बताएगा, थोड़ा लाउड बोलो। नहीं, कोई ऐसा कानून है जो ज्वाइंट फैमिली के अगेंस्ट है? कानून अगर हम बताएंगे तो 100 रुपया देगा ना। बैठो। भारत में एक, हाँ भाई बोल रहे, बोलो कानून का नाम बताओ। हाँ सही कह रहा है। एक भारत में कानून है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो आपको पता होगा, अगर आपने कल्चर की क्लास की होगी, या जरूर पता होगा कि जो, बैठ जाओ, थैंक यू, कि हिंदुओं में जो संपत्ति के बंटवारे का नियम है, जो परंपरागत नियम है, उसमें दो नियम हैं। एक को कहते हैं दाय भाग और दूसरे को कहते हैं मिताक्षर। हिस्ट्री पढ़ा है आपने? आएगा, ये सब मिलेगा। हमने कहा था ना जब 50 पेज पढ़ोगे तो सब टकराएगा, नहीं तो सब कुछ। तो दाय भाग नियम जो है वो बेसिकली बंगाल और असम में लागू होता है। तो दाय भाग नियम कहता है कि जो जो भी बच्चे हैं, चाहे लड़का हो लड़की, उन दोनों को संपत्ति में मिलेगा, नंबर 1। और दूसरा, आप पिता के जीवन काल में ही आप अपनी संपत्ति में मांग सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे आप सब अपने, अगर बंगाल और असम की हैं, तो आप सब इस समय, आपका 10 बीघा खेत है और आप 3 भाई हैं, तो आप आराम से आप उसमें से 8 बीघा जो भी है उतना आप ले सकते हैं अभी के अभी। जबकि पूरे भारत में जो दूसरा नियम है उसको कहते हैं मिताक्षर लॉ। ठीक है ना? ठीक है ना? वो जिमुत वाहन का है। तो मिताक्षर लॉ कहता है कि जब तक पिता जीवित रहेगा तब तक बच्चों की संपत्ति में कोई हक नहीं है, जो हम लोग के यहां चलता है। इसलिए देखिएगा कि आप कुछ भी उल्टा सीधा काम करते होंगे तो पिताजी कहते हैं कि हम तुमको 1 फुटी कौड़ी नहीं देंगे, बेदखल कर देंगे। पिताजी को पता नहीं कि कानून आ गया है, पिताजी तो अभी 1947 में जी रहे हैं। तो जब तक पिता जीवित है आपको संपत्ति में कुछ नहीं मिलेगा। तो संयुक्त परिवार रहेगी कि टूटेगी? रहेगी। फिर आया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जो इसमें संशोधन होता रहता है। यह कहता है कि हर बालिग बच्चा, इंक्लूडिंग गर्ल और बॉय, कभी भी अपनी पैतृक संपत्ति में अपना हक ले सकता है। इसका यह मतलब समझ लीजिएगा, आपके पिताजी के पास 2 संपत्ति है। एक संपत्ति जो उन्होंने दादाजी से ली है, और एक संपत्ति जो उन्होंने खुद अर्जित किया है। जो पिताजी ने खुद अर्जित किया है उस पर आपका कोई हक नहीं है। क्या मैं समझा पाया? जैसे आपके पिताजी ने अपने नाम से जमीन खरीद के मकान बनाया होगा, गाड़ी खरीदी होगी, उनका बैंक बैलेंस, उस पर आपका कोई हक नहीं है उनके जीते जी। लेकिन जो दादाजी ने उनको उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ, उसमें आपका जो भी शेयर बनता है, आप में से कोई भी चाहे ले सकता है। तो जब ऐसा कानून बनेगा और पिताजी से नहीं बन रही है, तो बालिग लोग अपने आप संपत्ति में मांगेगा कि नहीं? तो संयुक्त परिवार रहेगी कि टूटेगा? क्या मैं समझा पाया? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हर बालिग को यह अधिकार देता है कि आप पैतृक संपत्ति में जब चाहे ले लें, चाहे पिताजी जीवित हैं नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोग पिताजी के जीवन काल में ही अपना मांगने लगे, तो संयुक्त परिवार टूटेगा ना। ठीक है ना? तो पिताजी जो कमाए उसमें मत रंगबाजी कर देना कि पापा ये कार में आधा, 2 टायर। ठीक है ना? तो लेकिन हम लोग ये देखिएगा, परंपरागत पिताजी का फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। उनको पता नहीं कि फूटी कौड़ी जो दादाजी वाला वो सब मेरा है, उसमें मेरा है। उनको नहीं पता, वो अब वो कानून पढ़ रहे हैं कि परंपराएं देख रहे हैं। ठीक है ना? मतलब एक टॉपिक ऐसा था जो कि मतलब मैं नहीं कर पाया, थोड़ा सा मेरे लिए भी एक डिफरेंट क्लास था। ठीक है ना? लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आपको ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन का जो क्लैश है ना, ये बहुत जबरदस्त चीज है जिसको आप दुनिया में फेस करो। आप देखेंगे, आप रोज मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशन के बीच एक क्लैश फील करते होंगे। ठीक है ना? 4 बजे क्लास भी जाना है, पूजा करने की भी आदत है, तो या तो जल्दी जल्दी ओम भूर्भुआ कर लिए, या तो किसी दिन छूट गया, या रास्ते में फिर हनुमान चालीसा पढ़ लिए टेम्पू में। ऐसे ही होता है ना, हमारी परवरिश हो रही, हम लोग एकदम एक फंसे हुए हैं लोग। आधुनिक कानून वो लिखे, समाज सुधार, समाज सुधार, उसी में एक पॉइंट लिखो, समाज सुधार। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इसमें
इसमें, उसको है भूमंडलीकरण। सुना होगा, भूमंडलीकरण ने सबको घर छोड़वा दिया। भूमंडली, इसने किसी को अपने गांव में रहने नहीं दिया, सब कोई घर छोड़ना के लिए बाध्य हो गया। ठीक है, जब अब आप बताइए कि जब इतनी चीजें हो गई तो कोई गांव में रह के खेती क्यों करेगा? और बिहार में तो जो गांव में रह के खेती करे उसकी शादी ही नहीं होती। हमारे यहां तो आपको इसलिए माइग्रेट करना पड़ता था कि लड़की वाले आए। इमेजिन करिए कि कोई गांव में रह के खेती कर रहा है, उसका एक भी आता है लड़की वाला, तो लोग उसको सुझाव देते हैं, भाई तू 2-4 साल के लिए बाहर निकल जा, भाई तू चाहे वहां 10,000 कमाएगा, हम यहाँ के 20,000 बता देंगे। इसके भाई की शादी थी, समझे, लड़की वाले देखने आ रहे थे, तो इसके पिताजी ने कहा कि देखो लड़की वाले जब कुछ पूछेंगे तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना, और स्पेशली थोड़ा सैलरी वगैरह तो बढ़ा के बताना, समझे। तो बोला ठीक है। तो लड़की के पिताजी ने पूछा कि बेटा कितना कहाँ रहते हो? तो दिल्ली। कितना कमा लेते हो? कितना वेतन कितना है? तो बोला यही कोई 2.5 लाख रुपया वेतन है, लेकिन काट कूट के 8,000 मिल जाता है। तो वही बात है, बात समझ रहे हैं ना। तो अब जब बाहर निकलोगे तो आदमी 4 झूठ बोल देगा। मजदूर हो तो सुपरवाइजर बोलेगा, सुपरवाइजर हो तो मैनेजर बोलेगा, लेकिन गांव में बैठ के दिन भर भैंस चरा रहे हो तो क्या बोलेगा? एक लड़के की शादी हुई हमारे गांव में, आपके गांव में, सबके गांव में हुई। तो वो क्या करता, पहले अरेंज मैरिज होता था, लड़कियों को पता नहीं होता था लड़का क्या करता है, कुछ नहीं। लड़का सुबह सुबह ही 4 पराठे खा के, पैंट शर्ट नया जूता मोजा पहन के अपने द्वार पे खड़ा हो जाता था। तो लड़की देखती थी कि रोज यही करता है, ठीक है ना। लड़की को पता नहीं था, शर्मीली लड़की थी, पूछ नहीं पाती थी कि भैया आप करते क्या हो, ठीक है ना। जब 1 महीना हो गया तो थोड़ी सी घर में भी कंफर्टेबल हो गई। तो उसने पूछा कि अजी सुनो, आप करते क्या हो? बोला अरे ये जितना ही जो रोड है, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना और ये नगर निगम का पुल, ये सब हम ही तो बनाते हैं। बोले अरे बाप रे, इतने बड़े आदमी से मेरी शादी हो गई है। तो हो सकता है कि भाई इतने बड़े पद पे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी कंपनी ज्यादा छुट्टी दे दी हो। फिर 3 महीना हो गया, वही देखे पैंट शर्ट पहन के, जूता मोजा पहन के द्वार पे से खड़ा हो जाए। फिर एक दिन 3 महीने बाद बोली सच सच बताओ ना, तुम करते क्या हो? बोला अरे बेवकूफ, तुमको पता नहीं है कि जैसे बड़ा बड़ा जो मॉल है, या ये जो बड़ा बड़ा ये संग्रहालय है, या ये जो बड़े बड़े टावर्स हैं, ये सोसाइटी सब मैं बनाता हूं। तो बोले अच्छा, तो इसको मतलब इतने बड़े पद पे है, तो हो सकता है कि भाई कम पढ़ी लिखी इंसान। 6 महीना हो गया, फिर वही सही पैंट शर्ट पहन के खड़ा हो जाए। इस बार लड़की भी थोड़ी चालू थी, भाई हो गई ना धीरे धीरे। बोले आज सच सच तुमको बताना ही पड़ेगा कि तुम करते क्या हो। बोले तुमको इतना दिन में ही नहीं पता चलता है कि हम खाली बात बनाते हैं। बात तो क्वेश्चन ये है कि आप अब इसमें गैर आर्थिक कारक देखेंगे तो ये भी है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग इसलिए बाहर निकलते हैं कि शादी। मेरे साथ बचपन का पढ़ा हुआ लड़का कह रहा, अच्छा खासा 20 बीघे का मालिक है, हमसे कह रहा है, सोचिए इस उम्र में कोई कहे कि यार दिल्ली लेते चलना। दिल्ली जाके तू क्या करेगा? अब तुम्हारा गाड़ी चला लेंगे। और वो रिश्ते में मेरा चाचा लगता है, अब चाचा से मैं गाड़ी चलवाऊं? तो हम अरे नहीं नहीं, मैं बार बार कहता कि देखो यहाँ का 5,000 और दिल्ली का 20,000 बराबर है, और तुम्हारी गाय है, भैंस है, जमीन है, तुम्हें किस चीज की कमी है? बोला तुम समझ नहीं रहे हो यार, तुम ले चलो ना। मैंने कहा कि मुझे कन्विंस तो करो कि मैं तुम्हें क्यों ले जाऊं, कोई तुम्हारी। तो धीरे से कह रहा है, अरे तुम्हारा तार पता नहीं है, तार चाची कहताड़ी कि हमार श्रद्धा रह गई कि रुआ ऑफिस देती, हम रुआ के टिफिन पैक करके देती। चाची का श्रद्धा तो देखो, टिफिन पैक। चाची शहर जाना चाहती है, टीवी में देख रही है एकदम वहां पे, चाचियां कम परेशान थोड़ी कर रही हैं, अच्छा खासा घर में गाय भैंस सब कुछ, तगड़ा आदमी है। तो ये सारे गैर आर्थिक भी रीजन है, जिसमें एजुकेशन रीजन है, अर्बन ग्लैमर है, ये सारे रीजन हैं, वो भी संयुक्त परिवार को
तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब लोग गांव में रहना ही नहीं चाहता है, गांव वाले को लोग बैकवर्ड समझते हैं, उनसे शादियां नहीं हो रही हैं, उनको लगता है ये ऐसे ही बेकार का आदमी है, जबकि उसकी अच्छी खासी खेती बाड़ी। आप पूरा जाइए ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, देहरादून के साइड में लोग खेती से लाखों लाखों रुपए कमाते हैं, और अच्छी अच्छी गाड़ियां, ये सब नहीं, ये ऑल्टो फॉल्टो नहीं, जेनवैन आप देखे होंगे, ये थार वार लेके चलते हैं, आप उनकी अलग ही स्वैग देखेंगे। वो नाइकी रिबॉक का टी शर्ट पहन के खेती करते हैं। हमारे यहाँ खेती का आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत आधुनिकीकरण हुआ इधर नालंदा के साइड में, सब्जी के ये में, थोड़ा सासाराम की तरफ देखता हूँ, चावल के एरिया में। अदरवाइज आप देखिएगा कि यहाँ एग्रीकल्चरल बैकवर्ड है, एक तो राज्य ही एग्रीकल्चरल है, ऊपर से एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस इतना ज्यादा है, तो जो है वो भी बैकवर्ड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, तो इसके वजह से क्या है, माइग्रेशन बहुत हाई है, ठीक है ना। तो जब हम लोग यूपीएससी वालों को जब इंटरव्यू की क्लास लेते हैं, तो हम जरूर ये बात कहते हैं कि आप ध्यान रखिएगा कि बिहार में जब तक वाटर मैनेजमेंट नहीं होगा, बाढ़ आ रही है, 3-3 महीने बाढ़ आ रही है, तो वाटर मैनेजमेंट, रिवर लिंकिंग करनी पड़ेगी आपको। जब यहां केवल पानी को प्रबंधित कर दीजिए, बिहार की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम खेती क्यों नहीं करना चाहते कि 3 महीना हमारा खेत डूब जाता, एक ही फसल वो ले रहा है, ठीक है ना। क्या लिखा लास्ट लाइन, भूमंडल लिख रहे हो आदि, पैराग्राफ बदलिए। देखिए, संयुक्त परिवार के टूटने से, पैराग्राफ बदलिए, संयुक्त परिवार के टूटने से नई प्रकार की चुनौतियां उभरी हैं। संयुक्त परिवार के टूटने से नई प्रकार की चुनौतियां उभरी हैं। जैसे वृद्धों की समस्या, ये जो वृद्धा पेंशन आपने सुना है, वो इसी वजह से शुरू किया गया क्योंकि जॉइंट फैमिली टूट गई। अब मियाँ बीवी बाहर चले जा रहे हैं, गांव में वृद्ध लोग परेशान हो रहा है, तो वृद्धा पेंशन शुरू किया गया। अब 400-500 रुपए में आजकल में कौन जी सकता है। जैसे वृद्धों की समस्याएं, गैर उत्पादक, दे दो, गैर उत्पादक, जिसको आप सरल भाषा में बेरोजगार कहते हैं, गैर उत्पादक सदस्यों की समस्याएं। पहले क्या होता था कि 2 आदमी कमा रहा है तो 4 आदमी उसी में खा रहा है, अब जो नहीं कमा रहा है, गैर उत्पादक व्यक्तियों की समस्याएं। बच्चों के लालन पालन में कमी, नेक्स्ट, बच्चों के लालन पालन में कमी। घर में लोग ज्यादा होते थे तो बच्चे पल बढ़ जाते थे। अब देखिएगा ना, बच्चों में एक अजीब तरह की हिंसा उभरी है। आप सुन रहे होंगे, बैट से मां को मार दे रहा है, जान ले रहा है, अक्सर आप सनसनी में देखते होंगे। तो ये पहले क्या होता था कि ना, बच्चे घर में रह रहे हैं, घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चल रहे हैं, कभी दादा के साथ खेल रहा है, कभी दादी के साथ खेल रहे हैं। अभी क्या होता है कि सब न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, बच्चे की कोई काउंसलिंग, दिन भर वो इंटरनेट लेके बैठा रहता है, उस पर ना जाने क्या देख रहे हो, पबजी खेल रहा है, छोटे छोटे बच्चे ना जाने क्या क्या सीख रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिखा, बच्चों के लालन पालन की कमी। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा का अभाव। सामाजिक सुरक्षा का अभाव आदि। पैराग्राफ बदलिए, संयुक्त परिवार का विघटन, संयुक्त परिवार का विघटन एवं नाभिकीय परिवारों की, एवं नाभिकीय परिवारों की, एवं नाभिकीय परिवारों का विस्तार, नाभिकीय परिवारों का विस्तार एक सामाजिक वास्तविकता है जो अलग तरह की समस्या और चुनौतियां समाज में प्रस्तुत कर रहा है। आप यूपीएससी के भी क्वेश्चन देखेंगे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर और संयुक्त परिवार पर। जीएस में रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं जो इंडियन सोसाइटी का सेगमेंट है, ठीक है ना। नई तरह की समस्याएं और चुनौतियां, नए प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां
प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये आप सोचेंगे कि अच्छा कर रहा है तो फिर से संयुक्त परिवार लाइए, ये ठीक नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि वक्त बदल रहा है और उसके अनुसार हमारे अपने दिमाग को थोड़ा ट्यून अप करना पड़ेगा। जो कर लिए हैं वो ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं वो केस लड़ रहे हैं, ठीक है ना। डन, बढ़ जाएंगे। कोई सवाल तो नहीं है किसी का? कोई सवाल तो नहीं? सर आपका सवाल पहुंच नहीं पाएगा, लिख के भेज देंगे, आगे देते जाइए, पहुंचा देगा। दे दो भाई, क्वेश्चन पढ़ लेना सही लिखा है कि नहीं।